जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का मॉडल पेपर केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 नंबर का क्वेश्चन देखा था, लेकिन आज हम पार्ट 2 में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन हम देखेंगे, जो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने उस वीडियो में देख लिए थे और इस वीडियो में आज क्या देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि एंजाइम पुनराउस का चालकता संबंधी नियम क्या होता है, ये हमने बता दिया है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखिए। तो मैंने पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल लिख दे रहा हूँ। जो समझाने वाला मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या होता है। एंजाइम के सक्रिय केंद्र से परिपूर्वक आकृति के क्रियाकारक के अणु उसी प्रकार फिट हो जाते हैं जिस प्रकार से एक ताले में विशेष चाबी फिट होती है, इसलिए इसे ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। एंजाइम तथा सबस्ट्रैक्ट क्रियाकारक के अणु मिलकर एंजाइम क्रियाकारक सबस्ट्रैक्ट्स का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हमारा E+S इक्वल टू क्या होता है, E-S। जैसे जो एंजाइम होता है, जो उत्प्रेरक होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई चाबी है, ठीक, ऐसे मान लीजिए कोई चाबी है, तो एक ताला जो होता है, ताले के जो अंदर इसका वो होल होता है, ये सेम उसी तरीके जाके फिट हो जाती है। वैसे ही हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं एक दूसरे से जाकर ओवरलैप कर जाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ताला चाबी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोरीन केवल 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारा जो फ्लोरीन होता है, ये विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन जो फ्लोरीन एक ऐसा परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5, क्योंकि 5 2 7 2 9। अब हम अगर इसको गौर से देखें तो इसके पास d कक्षा नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है। तो जब इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो ये अष्टक का प्रसार नहीं करेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि फ्लोरीन एक ऐसा। और ठीक है, एक चीज़ और बताऊं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जितने भी जो परमाणु होते हैं, अपना जितना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब ये जो 5 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तभी तो ये अपना पी पूरा कर पाएगा। बाबू, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, और खाना कितना होगा, 3। तो 1 2 3 4 5। अब देखो, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए होता है तो उसे मतलब माइनस हो जाता है। तो फ्लोरीन एक ऐसा परमाणु है जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। मैंने क्या बोला, जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या लेता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी में कह रहा है कि जबकि अन्य हाइड्रोजन, अब अन्य हाइड्रोजन मतलब क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करें तो इनकी जो ऑर्बिटल होती है वो d उपकोष होता है। जैसे अगर हम क्लोरीन को देख लें, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3 कितना होता है, 12। देखो, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d जो कुछ ज़्यादा हो गया ना, 10 10 18, यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल भी है, लेकिन d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हम इनके इधर की इलेक्ट्रॉनों को देखें तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। 1 2 3 4 5। और जो हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10। तो खाना कितना होगा, 5। 1 2 3 4 5। तो इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, और इधर दो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हाइड्रोजन तत्व है, इनमें d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये अपना अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरीन इकलौता एक ऐसा परमाणु है जिसके d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण यह अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है। लिख देंगे ना व्याख्या, ठीक है। अब जब ये S से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो S के पास कितना बचेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो अगर P में, देखो P में 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा, तो जैसे 1 1 1, तो जो हमारा d फोर्स है 1 2 3 4 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, उत्तेजित होकर d में चला आया, और ये इससे ले लेगा
और ये इससे ले लेगा, ठीक है। तो अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। तो हम ये कह सकते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं क्योंकि अंतिम कोष में 5 है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे तो अपना 6 पूरा कर देगा। इसीलिए जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो अपना अष्टक का प्रसार कर सकते हैं और उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 से +7 तक हो सकती है। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा आयोडाइड आयन और दूसरा H2S के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होती क्या है। देखिए हमने लिख दिया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। अब ध्यान से सुनना, ये आप लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ चुका है कि किसी भी परमाणु या किसी भी फार्मूले का उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि H2SO4 ऐसे लिख दूं, मान लो सपोज करो मैं ऐसे लिख दूं H2SO4 और इसके पावर में अगर -2 कर दूं, -2 कर दूं। अब इसका मैं पूछ लूं कि बाबू इस पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2। किसी भी परमाणु पर जितना जो आवेश रहता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब हमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Cr कितने हैं, 2। इसको हम x मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 7 ऑक्सीजन के कितना होगा, -14 इक्वल टू इसका पूरे का ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया है, -2। जब ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू क्या होगा, +6। अर्थात इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हमारा +6 है और यहाँ पे देखिए +3 है क्योंकि यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, ठीक है। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका ये आयनिक रूप है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसका आयोडाइड आयन से क्रिया कीजिए। तो चलिए आयोडाइड आयन से हम क्रिया करके बता देते हैं आप लोगों को। जब हम आयोडाइड, जैसे हम पोटेशियम Cr2O7 -2 प्लस अगर हम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है क्रोमियम पर 3+ और यहाँ पे +6 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमारा बनता है H2O बनता है और प्लस हमारा यहाँ I2 बनता है, ठीक। बैलेंस बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ 14 हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है गुरुजी, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 14 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। यहाँ I2 यहाँ 3 कर दो और यहाँ 6 कर दो, हमारा बैलेंस बराबर हो गया। तो पहला केस तो हमने देख लिया। पहले केस में क्या किया था, पहले केस में हमने देख लिया कि आयोडाइड आयन से हमने क्रिया करा दिया, ठीक। अब कह रहा है H2S के साथ क्रिया करा दो। चलो भैया H2S के साथ क्रिया करा देते हैं। हमारा क्रोमियम आयोडाइड Cr2O7 प्लस हमारा H2S। अब में ये जब अब क्रिया करेंगे तो हमारा बनता है क्रोमियम पर 3+ प्लस हमारा बनता है H2O और फिर हमारा क्या बनता है S, ठीक है। अब यहाँ 3S, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर जी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस बराबर कर लो, यहाँ 7 कर दो और यहाँ पे +8 हाइड्रोजन आप जोड़ दो, बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1-1 नंबर का है, 3 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर 1 कह रहा है युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण क्या होता है, डाइएजोकरण क्या होता है, ठीक है। देखिए डाइएजोकरण क्या होता है, लिख लिया हूँ। वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया द्वारा एमिनो समूह को डाइएजो समूह में परिवर्तित करते हैं, डाइएजोकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ो। यहाँ पे कह रहा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl के मिश्रण के साथ जब 273 और 278 केल्विन पर इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या बनते हैं, डाइएजो समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे प्राथमिक एमीन मान लो कोई NH2 है और यहाँ पे कोई एरिल समूह है, देखो यहाँ पे कह रहा है एरोमेटिक है, ठीक है। अब इनको जब हम सोडियम नाइट्राइट और तनु HCl के जब साथ में क्रिया कराते हैं
टेम्परेचर कितना है 273 से 278 केल्विन पर, तो ये हमारा बनते हैं N डबल बॉन्ड NCl, और इसी को कहते हैं डाईएजो समूह कहते हैं। जब हम अब अच्छा इसका हम आपको पूरे व्यू में मतलब बता देते हैं कि देखिए एरोमेटिक कोई एमीन है, ठीक है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, तो हमने यहाँ NH2 जोड़ दिया, ठीक है, प्लस हमारा सोडियम नाइट्राइट है प्लस HCl तन HCl। जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमारा कौन सा समूह बनता है, डाईएजो समूह बनता है, ठीक है। तो ये ऊपर बनेगा क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, प्लस क्या बनेगा NaCl बनता है और प्लस क्या बनता है H2O बनता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे सर जी बैलेंस नहीं बराबर, इसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसे कर दो। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट में एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण क्या होता है। ग्रेवियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचरण के लिए किया जाता है। थैलीमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो क्या नाम है, इसका समीकरण हम देते हैं, रासायनिक समीकरण तो पहले बना लेते हैं। देखिए जब हम थैलीमाइड की अपक्रिया KOH की उपस्थिति में जब हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे क्या होगा, K इधर आ जाता है और H2O बन जाता है। फिर इनका जब हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ एल्किल समूह जुड़ जाता है। जस्ट यही होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही आप RKNS RNS जोड़ते जाइए। और फिर जब हम इसको NOH की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं N एल्किल थैलेमाइड। और फिर जब ये इनका हम NOH के साथ अपक्रिया बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है ONA। यहाँ पे क्या होगा, ONA जुड़ जाता है और यहाँ भी ONA जुड़ जाएगा। फिर हमारा क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है, जो कि हमें यही रिक्वायर्ड चाहिए था। तो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसी में भी ये छूट गया था, ये कह रहा है युग्मन अपक्रिया क्या होता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। युग्मन अपक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। क्या कह रहा है, युग्मन अपक्रिया क्या होता है, जब डाईएजोनियम लवणों की फिनाल तथा एरोमेटिक एमीनो के साथ अपक्रिया जिसका रासायनिक सूत्र AR मतलब क्या होता है, एरोमेटिक होना चाहिए, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड AR के एजो यौगिक बनते हैं तो युग्मन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इसका फार्मूला कैसे होता है, समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो चलिए उसको लिख देते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, बेंजीन N प्लस डबल बॉन्ड NCl, इसका नाम कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट लिख देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, Cl लिख देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कि जब हम OH फिनॉल के साथ जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, फिनॉल के साथ, ये फिनॉल है, जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखो HCl बन गया, ठीक है, HCl गायब हो गया। तो HCl जब गायब हो गया तो ये N डबल बॉन्ड N, देखिए यहाँ से गायब हो गया ना, तो N डबल बॉन्ड N और ये जुड़ गया, तो इसका नाम कहलाता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। क्या कहलाया, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि एजो यौगिक बनता है। देखिए AR इधर भी है, AR इधर भी है, एरोमेटिक और बीच में क्या है, N डबल बॉन्ड N, तो इसका नाम, ये कौन सा यौगिक है, एजो यौगिक, तो एजो यौगिक है तो इसका नाम हो जाएगा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इनका जो हम pH लेते हैं 9 से 10 के बीच में लेते हैं, जिसके कारण ये हमारा नारंगी रंजक में प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, चौथे का गा कह रहा है कि बेकेलाइट पॉलिस्टर टेफ्लॉन बनाने की रासायनिक समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो पहले हम एक उपयोगी, पहले हम आपको बता देते हैं, फिर इसका रासायनिक समीकरण बता देते हैं।
देखिए उपयोग में आप लोग दे देंगे तो एक एक नंबर पा जाएंगे, तो पहले इसका उपयोग बता देते हैं। देखिए बैकेलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? बैकेलाइट का उपयोग जो कंघी उंघी होता है आपका, उसमें बैकेलाइट का उपयोग बनाया जाता है। जो कंघी होता है, कंघी बनाने में भी बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। और आपके जो वायरिंग होते हैं, जो बिजली के तार वार होते हैं, वो भी बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। तो उपयोग लिख दिए। पॉलिस्टर का उपयोग लिख दीजिएगा कि पॉलिस्टर क्या होता है। पॉलिस्टर में जो आप लोगों के तकिया उकिया में रुई भरा जाता है ना, तो पॉलिस्टर का ही बना होता है। और सूती कपड़ों में उपयोग कर सकते हैं, हेलमेट में भी उपयोग होता है पॉलिस्टर का। अब टेफ्लॉन देख लेते हैं कि टेफ्लॉन कहाँ उपयोग किया जाता है। तो टेफ्लॉन का उपयोग जो आप लोगों ने खाना बनाते हैं, तो एक बर्तन है नॉन स्टिक की बर्तन जो आती है, वो किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की होती है, वाटर प्रूफ होती है। ठीक है, टेफ्लॉन की होती है, कोई दिक्कत नहीं। लिख देंगे खाना बनाने वाले जो बर्तनों में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। अब इनको बनाने के लिए रासायनिक समीकरण दे दीजिए तो आप 3 नंबर पा जाएंगे। तो चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए बैकेलाइट कैसे मिलता है? जब हम फिनॉल को जब हम फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? SCHO, तो यहाँ डबल बॉन्ड और H कर दिए। इनकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं, इनकी बहुलीकरण जब होता है, पॉलिमराइजेशन, बहुलीकरण, जब इनका बहुलीकरण होता है, अच्छा बहुलीकरण मतलब बहुत सारे चीज़, ठीक है। तो जब इनका बहुलीकरण होता है तो ये क्या बनाते हैं? N यौगिक बनाते हैं। बेंजीन बना लो पहले, और यहाँ पे हमारा बनता है, देखिए H2O बन गया क्योंकि हाइड्रोजन OH हट गया, तो हमारा क्या बनता है? यहाँ पे बन जाएगा CH2, और यहाँ पे OH ऊपर अटक गया है, OH बाकी इधर निकल गया, इधर CH2, इधर CH, फिर इधर CH2, फिर इधर हमारा बनता है आपका ये OH, मतलब एक ऐसे श्रृंखला बनती जाती है, ठीक है। और यहाँ भी हमारा बन गया OH, यहाँ बना CH2, फिर यहाँ बना OH, और यहाँ से अटैच किया। मतलब इसके N अणु, इनके N अणु जब मिलते हैं, जब फिनॉल और हम फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण कराते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये इनके N अणु बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं बैकेलाइट। क्या कहते हैं इसके हम? बैकेलाइट, ठीक है। पॉलिस्टर देख लेते हैं, पहले टेफ्लॉन देखते हैं कि टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन क्या होता है? एक समबहुलक होता है। अच्छा, समबहुलक क्यों होता है? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं समान होते हैं। जैसे CF2 डबल बॉन्ड CF2, जब हम इनके N अणु लेते हैं, ये क्या है? देखो कितने हाइड्रोजन, कितने फ्लोरीन है? 4, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथिलीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एथ होगा तो इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड के कारण इन जुड़ जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जब हम इनका बहुलीकरण कराते हैं, जब हम इनका बहुलीकरण कराते हैं तो हमारा इन्हीं का खूब बहुलीकरण मतलब बहुत सारी चीज़ बन जाएंगे। बस इसी का आप CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड, इनके कितने अणु मिलेंगे? N। अच्छा, इसका जो CF2 ये बहुत सारे मिल गए, बहुत ढेर सारा, तो इसको बोलते हैं पॉली। बहुत सारे लोग को क्या बोलेंगे? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी को ही कहा जाता है टेफ्लॉन। इसी को क्या कहा जाता है? टेफ्लॉन, या इसी को शॉर्टकट हम कह सकते हैं PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब इसका उपयोग तो हम बता ही चुके हैं कि टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ होता है? बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन में, नॉन स्टिक के बर्तन में, ठीक है। पॉलिस्टर देख लेते हैं कि पॉलिस्टर कहाँ उपयोग होता है। पॉलिस्टर तो बता ही दिया हूँ कि जो तकिया उकिया में रुई भरा जाता है, पॉलिस्टर का उपयोग होता है। हेलमेट बनाने में, सूती कपड़ा में। तो पॉलिस्टर में आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे कि जब एथिलीन ग्लाइकोल के 2 अणु, एथिलीन, देखिए इसे बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। एथिलीन ग्लाइकोल के 2 अणु एक डाई एथिल मेथिल टरथैलेट के एक अणु के साथ क्रिया करके डाई एथिलीन ग्लाइकोल टरथैलेट का निर्माण होता है, जिसे डाई एथिल ग्लाइकोल टरथैलिक
का N अणु को 280 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल टरथैलेट प्राप्त होता है। पॉलीएस्टर का एक और नाम होता है, इसका रासायनिक नाम अगर हम लिखें तो इसका नाम होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल टरथैलेट प्राप्त होता है। ठीक है, जब एथिलीन ग्लाइकोल के दो अणु जब और डाईमेथिल टरथैलेट के एक अणु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल टरथैलेट मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम मधुरक क्या होता है। तो कृत्रिम मधुरक मतलब क्या, ध्यान से देखो, वे पदार्थ जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है तथा खाद्य में मिठास लाने के लिए डाले जाते हैं। उदाहरण कह रहा है जैसे सुक्रोज, सैकेरिन, ये क्या होता है, मधुरक होते हैं जो मिठास पैदा करते हैं। सुक्रोज मतलब जानते होंगे कि जैसे शर्करा वरकरा है ना, सुक्रोज मीठापन होता है। तो कृत्रिम मधुरक क्या होता है, जो कृत्रिम द्वारा बनाए जाते हैं, इंसान द्वारा। तो कृत्रिम मधुरक क्या होता है, वे पदार्थ जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम मधुरक होता है। उदाहरण दे देना, दो उदाहरण, सैकेरिन और सुक्रोज। अब कह रहा मधुमेह के रोगी के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए। मधुमेह मतलब क्या होता है, डायबिटीज़ जिसको होता है, रोग होता है, तो उनके लिए जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उसको हम सैकेरिन कहते हैं। क्या, सैकेरिन उसमें डाल दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कृत्रिम मधुरक, क्या होता है, कृत्रिम मधुरक वे मधुरक होते हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं कृत्रिम मधुरक कहते हैं। उदाहरण दे देना, सुक्रोज और सैकेरिन। फिर कह रहा मधुमेह के रोगी के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों में प्रयुक्त मधुरक का नाम बताइए। तो सैकेरिन क्या है, सैकेरिन लिख देना, सैकेरिन मधुमेह के रोगी के लिए मिठाइयों में डालने वाला मधुरक है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवें का देखते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। कह रहा वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.025 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है। तो ई ए मतलब एनर्जी, मतलब क्या होता है, संक्रमण ऊर्जा, आर्हेनियस गुणक की गणना कीजिए। मतलब ई ए की गणना करना है तो पहले एक नंबर वेग स्थिरांक पर ले लेते हैं, बाकी ये 3 नंबर का, क्योंकि देखिए 1+3 करके दिया है। तो क्या होगा, तो हमारा जो के होता है वेग स्थिरांक, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा के होता है वो भिन्न भिन्न ताप पर निर्भर करता है, भिन्न भिन्न ताप पर जो हमारा वेग स्थिरांक होगा वो भिन्न भिन्न होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको T1 T2 माने, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। इनका जो फार्मूला होता है लॉग, फार्मूले से ही सब कुछ है, log बेस 10 K1/K2 इक्वल टू ई ए संक्रमण ऊर्जा 2.303 इंटू आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। अब इस क्वेश्चन में हम इसको T1 और इसको T2 मान लेते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि K1 क्या है। K1 क्या है, वेग स्थिरांक, किस पे, T1 पर, T1 पर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। अच्छा K2 क्या है, K2 क्या होगा, T2 पर वेग स्थिरांक होगा। ठीक, हमारा R क्या है, गैस नियतांक, और इस गैस नियतांक का मान होता है 3 कितना होता है, हमारा गैस नियतांक का जो मान होता है वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब K2 K1 तो समझ गए कि T1 T2 क्या है। T1 का मान कितना दे दिया है, T1 का मान हमने ले लिया है 500 केल्विन, और T2 का मान कितना ले लिया है 700 केल्विन। देखिए T1 T2, तो ये K1 K2 हो जाएगा। तो हमारा K1 का मान कितना हो गया 0.025 और K2 का मान कितना हो जाएगा 0.07। ठीक है, सेकंड इनवर्स। अब आपको दो सिंपल सी चीज़ है, T1 T2 का मान दिया है, K1 K2 का मान दिया है, R का मान दे दिया है, आपको EA का मान निकालना, तो नहीं निकाल पाएंगे सर, ये निकाल लेंगे। तो क्या रखेंगे, लॉग बेस 10 K1/K2 0.025
अपान 0.07, आप लोग इसका वैल्यू दिया होगा, ठीक है, इक्वल टू ई ए 2.303 गुणे आर का मान रख देंगे 8.314 गुणे 1/T2 का मान कितना है 700 माइनस 1/T1 का मान कितना है 500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो 500 माइनस 700, तो ये हो जाएगा लॉग, इसका हम डायरेक्ट मान निकाल दे रहे हैं, इसका मान हो जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है, इसका मान माइनस 0.544 इक्वल टू ई ए 2.303 गुणे 8.314 गुणे माइनस 200 कैसे आया, क्योंकि 500 माइनस 700 माइनस 200, और यहाँ आएगा 500 गुणे 700, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो जहाँ भी यहाँ हम ई ए का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भाग दे देंगे, तो ई का हमारा टोटल वैल्यू आ गया 36456.158 जूल मोल इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस इसी पे विराम लगाते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि पार्ट 3 चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।